इसकी जान से। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 का लेसन 2 कराऊंगी। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 4 चैप्टर करा दिए हैं और आज टर्न है ज्योग्राफी के पार्ट 2 में, जिसमें भारत के लोग और अर्थव्यवस्था है। और इस टॉपिक में लेसन 2 है प्रवास, कारण एवं परिणाम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास का तात्पर्य बच्चों किसी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर रहना या बसना प्रवास कहते हैं। प्रवास क्यों होता है, क्या कारण है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर रहना चाहते हैं या वहां पर जाकर बसना चाहते हैं। कारण क्या है? पहला फैक्टर है रोजगार के कारण। किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान पर अगर रोजगार मिल रहा है, धनोपार्जन हो रहा है, वहां पर ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो वह व्यक्ति या वह समाज के कुछ लोग वहां से जा करके अन्य क्षेत्र में प्रवास करना पसंद करेंगे। या फिर विवाह के कारण भी हो सकता है, या किसी की स्त्री की शादी हो गई हो तो उस क्षेत्र से जा करके अन्य क्षेत्र में प्रवास कर सकते हैं। उत्तम लाइफ स्टाइल, बेटर लाइफ के लिए भी प्रवास के कारण होते हैं। और पारिवारिक कारण भी होते हैं, कुछ परिवार के कारण है, इसके वजह से भी प्रवास होता है। या शिक्षा का कारण, जलवायु का कारण भी बहुत बड़ा कारण है। किसी स्थान की जलवायु हमें सूट नहीं कर रही है तो उस स्थान को छोड़ करके हम ऐसे स्थान पर जाना पसंद करेंगे जहाँ की जलवायु हमें हमारे अनुकूल हो। या फिर राजनीतिक कारण हो सकता है। राजनीति, प्रशासन, कहीं पर किसी क्षेत्र में अगर वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, आपसी मतभेद हैं, तो वहाँ भी लोग अपनी सुरक्षा के देखते हुए वहाँ से लोग प्रवास करना पसंद करेंगे। अब यह है, भारत में प्रवास की प्रथम जानकारी कब हुई थी? तो इसके लिए मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, मैं उसी में से देख के आपको बता रही हूँ कि भारत में प्रवास की जानकारी प्रथम जनगणना हुई थी 1881 में। उस समय प्रवास की जानकारी हमें हुई थी। अब है प्रवास के प्रकार। मुख्य रूप से कहा जाए तो प्रवास के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है अप्रवास, जहां पर प्रवासी आते हैं। अ मीन्स आना, तो याद करने के लिए बिल्कुल साधारण से टिप्स आपको बता रही हूँ। अप्रवास का मतलब है आना, जहां पर प्रवासी आते हैं उसे हम कहेंगे अप्रवास। और दूसरा है उत्प्रवास। उत मीन्स जहां से, उत मीन्स उठकर जाना, जहां से उठकर जाते हैं दूसरी जगह रहने के लिए, जहां से जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रवास। ठीक है। उसके बाद है क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रवास होता है? तो मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला मैं आपको बता दूं संक्षेप में, प्रतिकर्ष कारक, यानी इसको हम कहते हैं पुश फैक्टर भी कह सकते हैं। पुश माने आपको पुश करेंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो आपके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप इस क्षेत्र को छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है। जैसे है कि भारत में ग्रामीण से नगरीय लोग रोजगार की वजह से भी जाते हैं, या फिर बेरोजगार शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखते हुए जाते हैं। किसी क्षेत्र में नहीं है तो आप उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे। या फिर शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, और इसके अलावा मनोरंजन की सुविधाएं नहीं है उस क्षेत्र में, तो आप क्या करेंगे? मनोरंजन के साधनों जहाँ पर हैं वहाँ पर जाना आप पसंद करेंगे। आपको पुश करेंगे कि आपको जहाँ पर ये सुविधाएं मिल रही है वहाँ पर जाए। पानी की समस्या अगर कहीं पर है तो पानी, जल ही जीवन है, आपको पता है बच्चों। तो जहाँ पर जल की सुविधा है वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको पुश करते हैं उस क्षेत्र से जा करके अन्य क्षेत्र में प्रवास करने के लिए। और दूसरा कारण है अपकर्ष, पुल फैक्टर। ये दूसरे हैं पुल फैक्टर, जो सुविधाएं आपको आकर्षित करती हैं। पहले में था पुश फैक्टर, आपको बाध्य करती है वहां से जाने के लिए। और दूसरा क्षेत्र है कि पुल फैक्टर, आपको आकर्षित करते हैं। तो जो सुविधाएं आपको वहां पर नहीं प्राप्त है और ये सुविधाएं जहां पर प्राप्त है वो पुल कर रही है और दूसरी क्या है? पुश कर रही हैं। तो सुविधाएं कौन कौन सी है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं। मनोरंजन की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, और लाइफ स्टैंडर्ड जहाँ पर आपका अच्छा होगा, आप इस तरह से आप वहाँ पर जाकर रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं प्रवास की? ग्राम से ग्राम, यानी ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, नगर से नगरीय प्रवास, और ग्रामीण से नगरीय, और नगरीय से ग्रामीण।
ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे कराऊंगी इसी चैप्टर में, बहुत अच्छे से आप इसको नोट करके आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रवास, इसके कारण क्या है संक्षेप में मैंने बताया। अब है परिणाम, क्या परिणाम हो सकते हैं प्रवास के। तो प्रवास के जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र से जनसंख्या कि कुछ लोग दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, तो जहाँ से जा रहे हैं वहाँ भी फर्क पड़ेगा, और जिस क्षेत्र में जाकर वो रहते हैं या बसते हैं वहाँ की पर्यावरण पर, वहाँ के आर्थिक विकास पर और वहाँ के सामाजिक जीवन पर दोनों तरफ प्रभाव पड़ेगा। तो इसको मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ। आर्थिक कारण क्या हो सकता है, आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है। तो अगर प्रवास करता है व्यक्ति, धनोपार्जन के लिए कहीं गया है, तो वहाँ से प्राप्त आय को अपने परिवार को भेजेगा वो, ठीक है। उस प्राप्त आय से वह अपने परिवार की कुछ समस्याओं को हल कर सकता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और शादी विवाह में जो पैसे लगते हैं तो उसमें सुविधा उसको प्राप्त होगी। और जनांकीय परिणाम, किसी क्षेत्र से जाकर के अन्य क्षेत्र में बसता है, प्रवास करता है, तो जहाँ जा रहा है वहाँ पर जनसंख्या की जो मात्रा है, वो सघनता जनसंख्या की वो बढ़ती जाती है। फलतः रिजल्ट क्या होगा उसका, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी और ट्रैफिक की संख्या अधिक हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। तो प्रवास के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक परिणाम कैसे प्रवास के कारण होते हैं। तो प्रवास के द्वारा जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा, वहाँ पर वो धनोपार्जन के लिए यदि गया है, तो वो पैसा वो अपने घर भेजेगा, और उस पैसे के से उसके घर की आर्थिक मदद होगी। वह मदद चाहे उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हो या फिर अन्य मदों में खर्च हो, तो ये आर्थिक मदद हो गई। और जिस क्षेत्र में जाएगा वो, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के द्वारा के देश का आर्थिक विकास करेगा। इसके अलावा जनांकीय परिणाम भी सामने आते हैं। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करता है, तो जहाँ पर जाता है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनांकीय परिवर्तन होते हैं। और जनांकीय परिवर्तन के साथ साथ जहाँ पर जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनावश्यक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा या उनका शोषण भी हो सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, मलिन बस्तियों में वृद्धि हो सकती है। तो ये जनांकीय परिणाम है। और आगे मैं आपको बहुत विस्तृत करके लिखवाऊंगी इसी चैप्टर में। और सामाजिक परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। समाज के विभिन्न लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, नगरीय क्षेत्रों की जो बहुत विकास की बातें हैं, कुछ सुविधाएं हैं, उनको ले जाकर वे ग्रामीण क्षेत्रों में बताते हैं, तो वहाँ का भी विकास की धारा आगे को चलती है। और इसके अलावा पर्यावरणीय परिणाम, मैंने आपको बताया कि प्रवास में जनसंख्या जब ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आती है, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, और पर्यावरण में वायु प्रदूषण और जल के स्तर का घटना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो था पर्यावरण की बिल्कुल समरी, जिसको मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है। अब आगे चलते, मैंने इसी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित नोट किए हैं, मैंने रफ वर्क तैयार किया है। आप उनको देख करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बुक वर्क में भी, जैसे एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या दिया है उसे भी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक वर्क का। तो आइए देखते हैं प्रवास लेसन को एक नज़र में। जैसा कि पहला बिंदु लिखा है, भारत में प्रवास की जानकारी, भारत में संपन्न प्रथम जनगणना 1881 से ही व्यवस्थित रूप में दर्ज की जाने लगी थी। तो पहली जनगणना कब हुई थी हमारी, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 1881 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। आंसर क्या होगा, 1881। या फिर प्रवास की जानकारी व्यवस्थित रूप से कब हुई, इसका आंसर क्या होगा, 1881। दूसरा बिंदु है, अब भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों, जन्म स्थान
और दूसरा निवास स्थान के आधार पर की जाती है। जन्म स्थान, जैसे जब जनगणना होती है तो पूछा जाता है कि आपका जन्म स्थान क्या है, और निवास स्थान पूछा जाता है। तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था और जहाँ वो निवास कर रहा है वह कब से निवास कर रहा है। तो ये प्रवास की एक तरह से जानकारी हो जाती है जनगणना करने वालों को। अगला बिंदु है प्रवास देश के अंदर अर्थात आंतरिक व देश के बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का होता है। भारत में आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं पहचानी गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से जब कोई व्यक्ति शहर में जाता है तो ये कैसा प्रवास हुआ, ग्रामीण से नगरीय। उसके बाद ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से दूसरे गांव में ही जाना, किसी अपने छोटे से रोजगार के लिए गया और फिर वापस आ गया, ग्रामीण से ग्रामीण हो गया। उसके बाद है नगर से नगरीय और नेक्स्ट है नगर से ग्रामीण। ये हुआ आंतरिक धाराएं प्रवास की। उसके बाद ग्रामीण से नगरीय प्रवास पुरुष प्रधान है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्र में जो प्रवास होता है इसका क्या होता है, ये क्या प्रधान है, पुरुष प्रधान है। पुरुष जाते हैं सिर्फ अपने रोजगार के लिए, तो ये इसका कारण क्या होगा, पुरुष प्रधान है। इसका कारण रोजगार व जीने की अच्छी सुविधाओं की लालसा है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या है, जिसका कारण विवाह के बाद स्त्रियों का ससुराल जाना है। 2001 की जनगणना में भारत में 50 लाख व्यक्ति अन्य देशों से प्रवासियों के रूप में आए थे, जिनमें सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आए लोगों की है। उसके बाद भारत में लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर विश्व के लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। ध्यान से देख लीजिए, 2 करोड़ लोग। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोग 110 देशों में प्रवासी के रूप में फैले हैं, तो आंसर होगा इसका 2 करोड़ लोग। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य से उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। उत प्रवासी मैंने पहले बताया था, जहाँ से व्यक्ति बाहर को जाता है। तो कौन से राज्य हैं ऐसे, उत्तर प्रदेश और बिहार से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। और कहाँ पुल करते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और ये हरियाणा राज्य, यहाँ की सुविधाएं इन्हें आकर्षित करते हैं। और कौन से राज्य हैं जहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद है नगरीय समूहों में बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। ये भी क्वेश्चन एक आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य व चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं के अभाव में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। काम और रोजगार के लिए पुरुषों तथा विवाह उपरांत ससुराल में जाना स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। हुंडियाँ किसे कहते हैं, आप ये भी समझ लें। हुंडियाँ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों एक देश से दूसरे देश में जो जाकर रहते हैं उनके द्वारा भेजी गई जो मुद्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, हुंडियाँ। तो ये देश के विकास में बहुत सहायक है। भारत में केरल, पंजाब व तमिलनाडु राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों में जनांगीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों से नए विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ये संकीर्ण विचारों को तोड़ देते हैं और नए मिश्रित संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रवास के कारण नगरों में स्लम, वायु प्रदूषण, वाहित जल निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय जो प्रवास होता है उसके कारण ये सभी समस्याएं सामने देखने को आती हैं।
प्रवास से जहां देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहीं कुशल लोगों के ह्रास अर्थात प्रतिभा का जो पलायन होता है, वो चाहे अच्छे वैज्ञानिक के रूप में हो या चिकित्सक के रूप में, शोधकर्ता इंजीनियरों का पलायन भी लागत के रूप में सहना पड़ता है, जिसे प्रतिभा का पलायन भी कहा जा सकता है। तो ये था पूरा चैप्टर संक्षेप में। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य इसमें चैप्टर से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और आपको जो कि एग्ज़ाम देने में आसानी रहे, आप इन्हें अच्छे से नोट करके याद कर लेना। मैंने ये रफ वर्क ही किया है, आप इसे अच्छे से हैंड राइटिंग में करके तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रवास का क्या अर्थ है, इसके 2 प्रकार बताइए। तो आंसर है, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने को प्रवास कहते हैं। प्रकार इसमें पहला है अप्रवास, इसे हम कहते हैं इन माइग्रेशन। जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी दूसरे प्रदेश में निवास करते हैं, इसे अप्रवास कहते हैं या इसे आंतरिक प्रवास भी कहते हैं। दूसरा है उत्प्रवास, जब लोग किसी स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसते हैं, उसे उत्प्रवास या आउट माइग्रेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है। तो आंसर है इसका 2 आधारों पर, पहला जन्म स्थान और दूसरा निवास स्थान। भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं बताइए। ये 4 धाराएं हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर धारा में जनसंख्या के किस वर्ग की प्रधानता है। आंसर है पुरुष वर्ग, यानी ग्राम से नगर धारा में किसका प्रधानता है, इसका आंसर है पुरुष वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में किस देश के अप्रवासियों की संख्या अधिक है। बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र। किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, कारण बताइए। तो राज्य कौन सा है, बृहत मुंबई। कारण क्या है, राज्य का बृहत आकार यानी बड़ा आकार होने के कारण यहाँ पर प्रवास सर्वाधिक है। किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है। इसका आंसर है मेघालय। कहा जाता है स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, विवाह। जब विवाह हो जाता है तो उनका प्रवाह या तो ग्रामीण से ग्रामीण या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्रियों के प्रवास का कारण विवाह नहीं है। यह आंसर है मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्रियों के प्रवास का कारण विवाह नहीं है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। तो प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर क्या है, वे कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान छोड़वाने का कारण बनते हैं, प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मनोरंजन आदि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक कारण, बाढ़, सूखा, अकाल, चक्रवात तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी प्रवास करते हैं। और अगला है अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर, प्रवास के ऐसे कारक जिसके कारण लोग किसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेहतर जीवन स्तर, रोजगार के नए अवसर, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं आदि। अब अंत में है प्रवास के परिणाम। प्रवास के कई परिणाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं, आर्थिक, जनांकिकी, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में जो प्रवासी बाहर जाकर धनोपार्जन करके अपने धन को परिवार में भेजते हैं, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बच्चों की पढ़ाई, विवाह आदि में सहयोग होता है। जनांकिकी परिणाम में प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास में नगरों की जनसंख्या में अधिक परिवर्तन होता है। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। और सामाजिक परिणाम में प्रवास के कारण समाज के लोगों के विचारों में आदान प्रदान होता है। इसे आप बुक से देख करके भी अपने विचारों में अच्छे से ले सकते हैं।
पर्यावरणीय परिणाम, प्रवास के कारण किसी एक स्थान की जनसंख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस बढ़ती जनसंख्या से नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। तो ये तो था बच्चों पूरा लेसन, प्रवास, कारण और परिणाम। और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है, समझना है, जिससे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अगले लेसन की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे आंसर दीजिएगा। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक अप्रवासी अप्रवासी हैं? कौन सा राज्य है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने विचार, आपके व्यू जो भी हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू।